Hello, dear students. Welcome to new lecture series of physics from एम्स करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपका मेंटर, आपका फिजिक्स फैकल्टी वशिष्ठ यादव। इस नए सीरीज में हम फिजिक्स की प्रिपरेशन करवाएंगे सीईटी लेवल तक, नीट, जेडबलई मेंस और जेडबलई एडवांस लेवल तक। हम बेसिक से लेकर क्वेश्चंस की लेवल एडवांस लेवल तक हर कंसेप्ट को क्लियरिटी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए पूरा डीप नॉलेज लेते हुए फिजिक्स की प्रिपरेशन करेंगे। और इसी क्रम में लेट अस स्टार्ट विथ अ फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यहाँ पर लेक्चर्स होंगे, हम कंसेप्ट से डिस्कस करेंगे, जितने हो सकेंगे हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस की लेवल हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बढ़ाते जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सॉल्व करें, बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करते हुए सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तभी हमारे कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, let us start with the very first chapter of physics, units and measurement। पहले तो इस चैप्टर को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, देखेंगे कि भाई इस चैप्टर की जरूरत क्या है। जब हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, मतलब हम कहीं ना कहीं यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होती हैं। जैसे कि मान लो आपने बोल दिया स्पीड, है ना, हमें 9th या 10th में पढ़ाया होगा स्पीड, जिसका फॉर्मूला होता था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उस स्पीड का हमें यूनिट बताया जाता था कि भाई इसका यूनिट लिखो मीटर पर सेकंड, जिसे हम बोल देते थे SI यूनिट, है ना। तो भैया ये जो यूनिट्स वगैरह आए हैं, जो हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी जरूरत क्यों पड़ी, या फिर मेजरमेंट्स की, ये जो हम दुनिया जहां में हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, पहले तो फिजिक्स जो कि हम पढ़ रहे हैं वो कुछ भी नहीं तो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज है। और इस नेचर को पढ़ने के लिए हमें मेजरमेंट कैरी आउट करना पड़ेगा, मेजरमेंट करके हमें उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो हमें इन सब के बेसिक्स के बारे में तो पता होना चाहिए, भाई मेजरमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या एक्चुअल में मेजरमेंट है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, और जब हम इस मेजर्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे तो हमें ये जो यूनिट्स नाम की चीज है, ये एक्चुअल में है क्या, इनकी जरूरत क्या पड़ी। तो हम बेसिक से इन बात को समझते चलेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये जो चैप्टर है हमारे करिकुलम में, ये आखिर है क्या। अब सोच के देखो, जब साइंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, मतलब ये तब की बात है जब हम हमारे पूर्वज बहुत बहुत कई 100 साल हजारों साल पहले जब ऐसे ही घूमते होंगे, जब विकास नाम की चीज नहीं आई थी, है ना, जब व्हाट्सएप के ऊपर ये जो ज्ञान घूमता है ना, किसने ये विकास नाम की चीज ला दी, जो हम जिसकी वजह से हमें इतना काम करना पड़ रहा है, हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सब बातों को अगर हम साइड में रख दें तो सोच के देखो ना, जब पहले के लोग, उन्होंने सोचा होगा कि भाई जब उन्होंने ये नेचर में होने वाली जब अलग अलग घटनाएं देखी, तो उन्हें लगा होगा ना कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है, मतलब लोगों में के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि भाई नेचर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जैसे कि एग्जांपल ले लो, बारिश का होना नेचुरल फेनामिना है। अब बारिश हो रहा है तो सोचो ना, किसी ने सोचा होगा ना जब पहली बार कभी बारिश हुई होगी तो उसके दिमाग में क्या आया होगा कि भाई ऊपर से पानी कहाँ से आ कहाँ रहा है पानी ये। हाँ, तो ये जब उसके मन में जिज्ञासा आई होगी, तब इस इंसान ने सोचा होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उस बात को ऑब्जर्व किया होगा और फिर कहीं ना कहीं उसकी खोज की होगी। तो ये जो खोज है यही तो साइंस है ना। कुछ बातों को और हम समझेंगे, जैसे कि ये घटनाएं जो अलग अलग हैं, उनमें से कुछ घटनाएं, जैसे कि भाई रेनबो फॉर्म हो रहा है। अब ये जो रेनबो है, इसके अंदर स्पेसिफिक कलर्स हैं और ये स्पेसिफिक पैटर्न में ही फॉर्म हो रहा है। पहली बार जब किसी ने देखा होगा कि रेनबो फॉर्म हुआ है, तो कितना कितना मतलब क्यूरियस हुआ होगा वो, ऐसा क्या हो गया, ये आसमान के अंदर ऐसे इतना अच्छा रंगोली किसने बना दी,
ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया होगा ना भाई, ये हुआ क्या है, जब पहली बार देखा होगा कितना जिज्ञासा पूर्वक उसने सोचा होगा। ऐसे ही कुछ और बातें जब नेचर में बहुत सारी बातें हुई होंगी कि भाई चलो ये जो तारे हैं ये टिमटिमा रहे हैं, ये तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन ही है ना। तारों का टिमटिमाना जब लोगों ने सोचा भाई, सोचा होगा ना कि ये तारे ऐसे टिमटिमा रहे हैं, क्या इसके पीछे का रीजन क्या है। ऐसे ही दिन और रात का होना, व्हाई डू डे एंड नाइट टेक प्लेस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर में, दिन के बाद फिर रात के बाद दिन। कभी ऐसा नहीं होता भाई एक महीने भर का कंप्लीट एक दिन का दिन रहे, उसके बाद एक महीना पूरा रात, कितना अच्छा होता है ना। तो ऐसा लोगों ने सोचा होगा ना, ऐसा क्यों, ये पहले थोड़ी पता था कि भाई सन के अराउंड हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, इसी क्रम में दिन और रात होते हैं, साल बदलते हैं। ये तो बाद वाली फाइंडिंग्स है। पहले जब इन सब के बारे में बहुत ज्यादा किसी को कुछ पता ही नहीं था, तब ये जब घटनाएं हो रही होंगी तब तो लोगों ने सोचा ही होगा ना, अरे ये हो क्या रहा है। और इन्हीं सब घटनाओं को जब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो उनके अंदर, लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी, क्यूरियोसिटी। लोग क्यूरियस हो गए होंगे कि आहा ऐसा ये क्यों हो रहा है, कितनी क्यूरियोसिटी, कितनी जिज्ञासा आई होगी उनके मन में। और मेरी बात मानो, ये जो क्यूरियोसिटी है, जब इंसान किसी चीज को के लिए क्यूरियस हो जाएगा, जब सोचेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। और ये जो जानने की प्रक्रिया है, यही तो साइंस को इवॉल्व कराएगी, यही तो साइंस की जननी बनेगी। साइंस को डेवलप कौन करवाएगा, क्यूरियोसिटी, है ना। ये सभी क्वेश्चंस जो है, इसने क्यूरियोसिटी को जन्म दिया, जिज्ञासा उत्पन्न की, और क्यूरियोसिटी ने जन्म दिया साइंस को। क्यूरियोसिटी हैज लेड टू साइंस। और साइंस क्या है, ज्ञान को अर्जित करना, अपने आप नहीं, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है वो, एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड। ये जो दुनिया है, ये जो जहां है, ये एक फिजिकल वर्ल्ड है। इसके बारे में अगर हम नॉलेज गेन करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में नॉलेज गेन करते हैं, और कैसे, ऑब्जर्व करके। क्या सिर्फ ऑब्जर्व करके नहीं, ऑब्जर्व करने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी करना पड़ेगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, यही तो साइंस है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दिस इज साइंस। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, ये साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड, ये जो नेचर है, नेचर को ऑब्जर्व करके और फिर एक्सपेरिमेंट भी करना है, क्योंकि हर देखी हुई चीज सही नहीं है। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वही बात है कि भाई अगर आप हर चीज ऑब्जर्व करते हो तो हर ऑब्जर्व थिंग इज करेक्ट, इसकी गारंटी नहीं है। तो उस बात को वैलिडेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। बेस्ट एग्जांपल, रेलवे का ट्रैक। हमें रेलवे का ट्रैक, जब हम रेलवे के ट्रैक के पास खड़े होकर के देखें तो हमें कुछ इस तरह से प्रतीत होगा कि ये दोनों रेलवे के ट्रैक्स हैं, ये आगे जाकर कहीं शायद दूर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ऑब्जर्वेशन है हमारा। मान लो हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेल्स हैं, ये ट्रैक्स आगे जाकर शायद कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पर क्या ये सच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन है हमारा। ऑब्जर्व किया, हमें दिखा कि शायद इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है। वैलिडेट हो रहा है कि हर देखी हुई चीज ये सही नहीं है, बट एक्चुअली द ट्रैक्स आर पैरेलल। हमें पता है रेलवे ट्रैक्स ये पैरेलल होते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि जब आप साइंस की स्टडी करें तो आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो उसको वैलिडेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाए, है ना। और एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी ऑब्जर्व करोगे उसको एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशंस की, प्रिसाइज, बहुत बहुत
सही कैलकुलेशंस आपके आनी चाहिए। प्रिसाइज, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कैलकुलेशंस तो आना ही है, पर कैलकुलेशंस एकदम सही होने चाहिए, प्रिसाइज कैलकुलेशन होनी चाहिए। और कैलकुलेशंस करने के लिए आप कुछ मेजर करोगे, गिनोगे आप, और आप अगर गिनोगे तो ऑब्वियसली मेजरमेंट आना है, उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो आपको यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। बेस्ट एग्जांपल ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि ओम्स लॉ स्टेट करता है कि जो हमारा करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने कुछ इस तरह से पढ़ रखा है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। एक्चुअल में बात यह है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो V बाय I होगा। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ रखा है, यही तो ओम्स लॉ है। अब ये पढ़ रखा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किए गए होंगे, वोल्टेज करंट मेजर किया होगा, वोल्टेज को बार बार वेरी किया होगा, करंट को मेजर किया, वोल्टेज को वेरी किया, करंट को मेजर किया, और देखा इनका रेशियो। तो हर बार ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट ही मिल गया ना भाई। तो उसके बाद ये लॉ दिया गया कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है ये एक दूसरे को प्रोपोर्शनल होंगे, इनका रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यही तो ओम्स लॉ है ना। ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया गया। हाँ भाई, ओम्स लॉ में हम कहते हैं कि जो रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट है दैट मे बी कांस्टेंट और मे नॉट बी कांस्टेंट, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऑब्वियसली इट हैज बीन फाउंड दैट इट इज कांस्टेंट। द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू एस्टैब्लिश लॉस। एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जाएगा? ताकि नेचर के जो होने वाले फिनोमिनन्स है, ये जो दुनिया है हमारी, नेचर में जो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को हम किसी लॉस के फॉर्म में लेकर के आए। इसीलिए ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत पड़ती है ना। जैसे बेस्ट एग्जांपल हमें छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि जो फॉलिंग एप्पल जब न्यूटन सर ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। ऑब्वियसली हमें बताया जाता है, लेकिन सिर्फ इतनी सी घटना नहीं थी, उन्होंने कई सालों तक ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद फिर उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां से फिजिक्स के बहुत सारे लॉस निकल करके आए, है ना। तो एक्सपेरिमेंटेशन का मेन पर्पस ये होता है कि किसी भी लॉ को दिया जाए, एस्टैब्लिश किया जाए, हेंस मेजरमेंट उसके लिए जरूरी है। बाय मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इज इंपॉर्टेंट, और इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। और यही रीजन है कि हमें फिजिक्स में सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेजरमेंट क्यों किया जाएगा, इन मेजरमेंट्स का और यूनिट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड हेंस द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब समझ के लो, हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका किसका करना है हमें? फिजिकल क्वांटिटीज का। क्या है ये क्वांटिटीज? भाई ये जो नेचर है, नेचर के लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स है, और ये पैरामीटर्स ही क्वांटिटीज हैं। और इन पैरामीटर्स में वो क्वांटिटीज जो मेजरेबल है, जिन्हें गिना जा सकता है, उन्हें बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर क्वांटिटीज इन फिजिक्स? जैसे कि वेट, है ना, हमने पढ़ रखा है, वेट पढ़ा है, लेंथ पढ़ा है, मास पढ़ा है, हाइट पढ़ा है, हमने पढ़ रखा है टेम्परेचर के बारे में, क्वांटिटीज है ये सब। प्रेशर, टाइम, करंट, इन सभी को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ये सभी क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? भाई वो जो नेचर के लॉस को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो पैरामीटर्स यूज करते हैं वही क्वांटिटीज हैं। और इन क्वांटिटीज में कुछ क्वांटिटीज हैं जो गिनी जा सकती हैं, विच कैन बी मेजर्ड, उन्हें बोला जाएगा फिजिकल
क्वांटिटीज, जैसे कि वेट, टाइम, टेम्परेचर, हाइट, प्रेशर, लेंथ, ऑल दीज थिंग्स आर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है ये फिजिकल क्वांटिटीज? द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटीज जो मेजर की जा सके, जो गिनी जा सके, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल के लिए लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बात याद रखोगे, फिजिक्स के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिक्स की पढ़ाई यार जो मेजर किया जा सके वो ही हम पढ़ेंगे, है ना। और जितने भी क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं वो सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। एग्जांपल है आपके सामने। और ऐसे क्वांटिटीज हैं कुछ जो मेजर नहीं की जा सकती। दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज जो गिनी ना जा सके, जैसे कि लव। अब कितना इररिलेवेंट होगा अगर मैं किसी को कहूं कि मैं आपसे 1 किलो प्यार करता हूं। वाह, इररिलेवेंट। अरे आपका 1 किलो, मेरा 1 किलो, काहे का 1 किलो, ये सब इधर उधर चला जाएगा, नॉन मेजरेबल थिंग है ना। सो लव कैन नॉट बी मेजर्ड। भाई आप दुकान पे जाकर कहीं से बोल दो कि मैं मुझे 1 किलो प्यार दे दो, कितना इरेलेवेंट होगा, वो दुकान वाला कुछ उठा करके मेरा सर फोड़ देगा। हेट्रेड, मुझे 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 आप पसंद नहीं हो, है ना। हेट, आई हेट यू, आई हेट यू 1 किलोग्राम्स, आई हेट यू 1 लीटर्स, आई हेट यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कितना नॉन मेजरेबल थिंग है भाई, उसको कौन गिनेगा। लाइक, अब ये मत बोलना सर फेसबुक पे लाइक्स दैट इज अ नंबर, है ना, वो वाली बात नहीं हो रही। मुझे मुझे आप अच्छे लगते हो, कितना अच्छे लगते हो, दैट वाला लाइक। कितना कितना अच्छे लगते हो, 1 किलो, 1 लीटर, 5 किलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉन मेजरेबल थिंग है। इनके साथ यूनिट्स का लगाना ये एक मतलब इररिलेवेंट थिंग होगा। लोग लोग मुझे आगरा जाने की सलाह देंगे अगर हम कुछ इस तरह से बात करें तो ऐसी चीजें। और कुछ एग्जांपल्स ले लो भाई। अगर मैं बोल दूं कि कोई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग ये नॉन मेजरेबल है जब तक मैं बिल्डिंग का कोई एक स्पेसिफिक डायमेंशन की बात ना करूं। जैसे बिल्डिंग की हाइट, हाइट ये फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्डिंग कोई क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है ना। बिल्डिंग का वॉल्यूम, बिल्डिंग की विड्थ, ये विड्थ ऑफ द बिल्डिंग, वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये मेजरेबल है। सिर्फ अगर मैं बिल्डिंग बोलूं डजंट सीम्स टू बी मेजरेबल, तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। रोड, है ना, रोड की बात करें तो रोड की लेंथ, रोड की लंबाई, ये जो लंबाई है ये फिजिकल क्वांटिटी है। रोड इररिलेवेंट है भाई, उसका क्या, रोड का जब तक मैं बोलूं नहीं लंबाई कितनी, रोड की विड्थ कितनी, तब तक वो नॉन मेजरेबल है। तो ऐसी चीजें जो मेजर नहीं की जा सकती हो उनको बोला जाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा है कि भाई हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हमने बेसिक्स देखा। उसके बाद हमने देखा कि हमें ये जो नेचर है उनको स्टडी करने के लिए हमें मेजरमेंट कैरी आउट करना पड़ेगा, और उसकी और मेजरमेंट कैरी आउट करना पड़ेगा हमें कुछ क्वांटिटीज का। इन क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो मेजर की जा सकती हैं आर फिजिकल क्वांटिटीज, एंड द क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। देखते हैं अगर हम कुछ बेसिक स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चंस कर पाते हैं तो इसी क्रम में अब तक जो भी हमने पढ़ा है उस रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सिर्फ भाई लेंथ, मास, टाइम, ये तो मेजरेबल है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एयर, तो एयर का क्या, एयर का जब तक मैं कोई एक स्पेसिफिक थिंग स्पेसिफाई ना करूं तब तक मैं ये नहीं बोल सकता कि एयर का क्या भाई। एयर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ कोर्स मेजरेबल है। एयर का वॉल्यूम, एयर का प्रेशर एक्सेट्रा, लेकिन जब हम एयर के प्रेशर की बात करें तो क्वांटिटी तो प्रेशर हो रही, लेकिन एयर इररिलेवेंस है। एयर को क्या मेजर करोगे भाई। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो एयर। एयर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल एयर इज
नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही विच ऑफ दीज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? सोच के देखो, हेट्रेड, डिसलाइक, लाइक, ये तीनों भी वो चीजें हैं जो मेजर नहीं की जा सकती। व्हाट कैन बी मेजर्ड? एक्सीलरेशन। बहुत डीप में एक्सेलेरेशन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है ना, एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में टाइम। वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन होता है। ऑफ कोर्स ये तुम मेजर ही करने वाले हो, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन। द आंसर शुड बी एक्सीलरेशन। थर्ड वन, भाई बहुत छोटी सी बात, क्यूरियोसिटी लीड्स अस टू, क्यूरियोसिटी ने ही तो सब काम किया है, साइंस इतना इवॉल्व हुआ है। क्यूरियोसिटी लीड्स अस टू साइंस, क्यूरियोसिटी साइंस को लीड करेगी, हमें प्रवृत्त करेगी कि भाई हम साइंस के तरफ बढ़े, साइंस की खोज करें, दुनिया की खोज करें। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी जैसा कि हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। हर वो क्वांटिटी जो मेजरेबल है। अब कैसे मेजर कर रहे हो तुम? डायरेक्टली मेजर कर रहे हो, कोई फॉर्मूला लगा करके मेजर कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एवरी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इन टर्म्स ऑफ विच एनी लॉस ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। हर चीज जो मेजर की जा सके वही फिजिकल क्वांटिटी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। देखो, पहले तो समझा हमने क्वांटिटीज, क्वांटिटीज को फिर हमने क्लासिफाई किया दो टाइप्स में, एक फिजिकल और दूसरा नॉन फिजिकल। फिजिकल मतलब मेजरेबल, नॉन फिजिकल मतलब नॉन मेजरेबल। अब जो नॉन मेजरेबल जिसे हम गिन नहीं सकते उसको हम पढ़ेंगे नहीं, तो बचता कौन सा? फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजरेबल है, और इन फिजिकल क्वांटिटीज को आगे जाकर फिर से दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये दो तरीके के होंगे। वेरी फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज। जितने क्वांटिटीज हमें पढ़ने हैं, इन सभी क्वांटिटीज में कुछ क्वांटिटीज हैं जो बेसिक हैं, दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, और कुछ क्वांटिटीज हैं जो इन पर डिपेंड करेंगे, ये डायरेक्टली मेजर नहीं होंगे। इनको मेजर करने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो इन क्वांटिटीज को बोला जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल डिराइव्ड इन क्वांटिटीज को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट हैं। द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड, सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं, फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करेंगी, मींस इंडिपेंडेंट है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करेंगी ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट। खुद को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटीज किसी और क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड ना करें, उनको बोला जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज फिजिकल, नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल मतलब नॉन मेजरेबल। फिजिकल क्वांटिटीज फिर से दो तरीके के, एक है फंडामेंटल, दूसरे डिराइव्ड। फंडामेंटल वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी और पर डिपेंड ना करें, और जो दूसरों पर डिपेंड करेंगे वो होंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज।
चलो आगे बढ़ेंगे बंधु लोग। हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब पूरे फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम एक साथ लिस्ट आउट कर देंगे। हमारे करिकुलम में हमें जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ने हैं वो यहाँ लिस्ट आउट करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं? टोटल 7। देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जो बेसिक हैं, जो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो टोटल 7 है। 7 के साथ 2 हम ऐड करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये जो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं 7, उनमें लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इन शॉर्ट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, then we have electric current and luminous intensity। ये 7 क्वांटिटीज हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ने हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं? टोटल 7। एक बार बहुत शॉर्ट में हम इनको डिस्कस कर लेंगे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ, मास। लेंथ का SI यूनिट, यूनिट के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन फिलहाल के लिए लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करेगी। लेंथ ये फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट है मीटर, जिसका सिंबल होगा स्मॉल m। ऐसे ही मास फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट है किलोग्राम और सिंबल होगा kg। टाइम, लेंथ, मास, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी टाइम। टाइम का SI यूनिट है सेकंड और उसके लिए सिंबल यूज किया जाएगा स्मॉल s। ऐसे ही फोर्थ वन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, है ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है इसका SI यूनिट होगा केल्विन और सिंबल यूज किया जाएगा K। लॉर्ड केल्विन के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया है। फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट होगा मोल और सिंबल होगा MOL। सिक्स फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट, जिसका SI यूनिट है एम्पियर और उसके लिए सिंबल यूज किया जाएगा कैपिटल A। कुछ कुछ बुक्स I भी यूज करते हैं, कैपिटल I, सॉरी वो डायमेंशंस के लिए, ये मेरा मिस्टेक है। सो ए एम्पियर, एम्पियर के लिए सिंबल रहेगा आपका A। एंड द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेवेंथ फिजिकल क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ये हमें लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बताता है, लाइट की ब्राइटनेस के बारे में बताता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक बल्ब है, हमारे पास एक बल्ब है, ये बल्ब एक बल्ब है और हमने और एक बल्ब ले रखा है, लेकिन ये जो बल्ब है इनके पावर, इनका वैटेज अलग अलग है। ये जो बल्ब है ये है 50 वैट का और ये बल्ब है 100 वैट का। तो सीधी सी बात है, ये जो 100 वैट वाला बल्ब है इसमें से जो लाइट आएगी वो ब्राइटर होगी। अब ये जो लाइट जो हम बोल रहे हैं ब्राइटनेस, इसको मेजर करने का जो क्वांटिटी है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बात करता है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? मेजर ऑफ इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ऐसा यूनिट इज कैंडेला और उसका सिंबल होगा स्मॉल सी डी, कैंडेला। इनके साथ में ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं और ये जो दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, दीज क्वांटिटीज आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है एंगल, जो हमने अभी तक पढ़ा है वही प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल मान लो मैंने कोई ऐसी एक लाइन ले ली, ऐसी एक लाइन ले ली
हमने बोला इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, तो ये है हमारा वो एंगल है जिसे हम ज्यादातर कुछ इस तरह से डिनोट करते थे, थीटा। ये प्लेन एंगल है। एक्चुअल में ये जो एंगल है दैट एंगल इज सबटेंडेड बाय सम आर्क ना भाई। मान लो मैं ऐसा कोई एक आर्क बनाता हूं, तो ये जो आर्क होगा, आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा वही प्लेन एंगल है। मैंने ये आर्क बनाया, इस आर्क ने किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड किया है, जितना एंगल कवर किया, ये आर्क लिया यहां पर पॉइंट, हमने बोला कि ये आर्क इस पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ना, इस पॉइंट पर। तो आर्क के इस एंड को ये ऐसा और दूसरे वाले एंड को ऐसा जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ा। अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, ये जो दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा वही एंगल सबटेंडेड होगा यहां पर, ये वाला, इसको बोला जाएगा प्लेन एंगल। द एंगल सबटेंडेड बाय सम आर्क, जितना ज्यादा लंबाई का आर्क होगा, आर्क की बात कर रहा हूं मैं, ए आर सी, जो कहीं ना कहीं सर्कल का एक टुकड़ा है। सर्कल का ये टुकड़ा लिया मैंने, सर्कल के इस टुकड़े ने सेंटर के ऊपर अगर ये कुछ एंगल सबटेंड कर रखा है तो यही बोला जाएगा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो हमने क्लास 10 तक पढ़ा है, जिसका ऐसा यूनिट, जिसका यूनिट होता था, हमने जो एंगल पढ़ा है उसका जो यूनिट होता था वो हम डिग्री में मेजर करते थे, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, पर एक्चुअल में उसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। डिनोट किया जाएगा आर ए डी से। अब समझ के लो, अगर कोई आर्क है जो कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, तो आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है दैट इज प्लेन एंगल। लेकिन अगर कोई एरिया है, प्लेन है, एक प्लेन एरिया, वो जो भी एंगल सबटेंड करेगा उसको बोला जाएगा सॉलिड एंगल। ये क्या बात हो गई? मान लो मैंने कहा कि ये कुछ सरफेस है, ये सरफेस, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये जो सरफेस है, अब इस सरफेस ने यहां पर, यहां कोई अगर मैं पॉइंट ले लेता हूं, तो सरफेस जो यहां पर एंगल सबटेंड करेगा, ये, इसको बोला जाएगा सॉलिड एंगल। सरफेस जैसे यहां पर आर्क ने, आर्क एक कुछ भी नहीं तो लाइन ही तो थी, ये ऐसे जो ऐसे टेढ़ी कर्व गई है, सर्कल का टुकड़ा, उस आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है वो प्लेन एंगल। और अगर कोई सरफेस है जो कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है किसी पॉइंट पर, अब अगर सरफेस है, सोच को ये जो सरफेस है, ये सरफेस का ये कोना, अगर मैं यहां से धागा बांधकर यहां लेकर के आऊं, ये कोने पे हर एंड पर धागा बांधूं, तो ये ऐसी कुछ ऐसे जाएगा ना, यहां पर जो वो एंगल सबटेंड करेगा वही तो सॉलिड एंगल होगा। और क्लियर करेंगे इस बात को। मान लो मैं कोई एक ऐसा एक गोल सरफेस ले रहा हूं, गोल क्या ही ले लो भाई, एक गोल कपड़ा, ये गोल कपड़ा लिया मैंने, इस गोल कपड़े को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ये गोल कपड़ा जिसका कुछ एरिया होगा, है ना, ये गोल ऐसा था, मैंने थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दिया, और अब मैं इसके एंड्स को ज्वाइन कर रहा हूं, ये इसी पॉइंट पर, है ना, ये एंड्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। हमारा वो ऐसी टोपी होती है ना हमारे, बर्थडे कैप है वो, बर्थडे कैप, ये यहाँ पर कोन पर, कोन की बात करें मैं, ये कोन है, तो कोन के ऊपर जो एंगल सबटेंड होगा वो 3 डायमेंशनल होगा ना, ये ऐसा कोना, तो ये जो एंगल है यही सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल है ना। सोच के देखो, अगर मैं ये वाला एरिया, यही तो वो खोखला था, वो टोपी का वो खोखला हमारा कोन, अब इस ये वाला एरिया अगर मैं छोटा कर देता हूं, ये छोटा कर दिया, तो ये एंगल भी तो छोटा सबटेंड करेगा, ये छोटा एंगल सबटेंड करेगा, है ना। तो द एंगल सबटेंडेड बाय सम सरफेस एरिया इज सॉलिड एंगल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय सम आर्क इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। प्लेन एंगल क्या है भाई? एंगल सबटेंडेड बाय सम आर्क, जिसका ऐसा यूनिट होगा रेडियन, है ना। और सॉलिड एंगल क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय सम सरफेस, जिसका
ऐसा यूनिट होगा स्टेराडियन। सॉलिड एंगल का अगर कहीं पर बताया है तो एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सम सरफेस एट अ पॉइंट, किसी सरफेस ने किसी पॉइंट के ऊपर जो एंगल इंस्क्राइब किया है उसको बोला जाएगा सॉलिड एंगल। ये एक सरफेस है ना, गोल ले लिया है और इस गोल सरफेस ने मान लो इस पॉइंट के ऊपर कुछ एंगल सबटेंड किया, तो ये जो एंगल है इस एंगल को बोला जाएगा सॉलिड एंगल। मोर द एरिया, मोर विल बी द एंगल सब इंस्क्राइब्ड, है ना, स्मॉलर द एरिया लेस द एरिया लेस विल बी सॉलिड एंगल। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा सॉलिड एंगल। लेंथ के केस में भी तो वैसे ही था, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा कि जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को जब हमने क्लासिफाई किया तो हमें दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज मिले। एक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकंड वन वाज फिजिकल क्वांटिटीज को जब हमने क्लासिफाई किया तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के मिले, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। जहां पर हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिस्कस किया। टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और ये सातों के सातों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमें याद होनी चाहिए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें याद होनी चाहिए। ये 7 और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये 7 + 2 छोड़ करके जितने क्वांटिटीज हमको मिलने वाले हैं वो सभी के सभी होंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज जो खुद को मेजर करने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए 2 या फिर 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हो, वो होंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which are independent, which do not depend on other quantities, and the quantities which do depend on 2 or more than 2 fundamental quantities for their own measurement are called derived quantities. A physical quantity which is derived from more than one fundamental quantities, एक से ज्यादा fundamental quantities की मदद से जिसको derive किया गया हो, जो एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, उन्हीं को तो बोला जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल के लिए एरिया, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क। जब हम बात कर रहे हैं इन सब की, अगर मैं बोल दूं कि मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जिसका कुछ हाइट है h, जिसकी कुछ ये विड्थ है w, तो इसका जो एरिया होगा वो एक्चुअल में जो एरिया है वो h इंटू डब्ल्यू होगा। भाई एरिया खुद डायरेक्टली मेजरेबल है ही नहीं, एरिया जो है वो हाइट, अब ये जो हाइट है ये एक्चुअल में लेंथ ही तो है, बस ऊपर की तरफ ये जो लेंथ है ये ऊपर की तरफ मेजर किया जा रहा है, उसको नाम दिया गया है हाइट, है ना। तो ये जो हाइट है उसके ऊपर, और विड्थ ऐसे मेजर करो तो इसका नाम दे दिया एक विड्थ है, तो लेंथ ही लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसी ये खुद तो मेजरेबल है ही नहीं, डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर। 2 बार लेंथ आया है, तो ये जो एरिया है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन डिपेंड कर रहा है 2 या फिर 2 से ज्यादा, ये तो 2 पर डिपेंड कर रहा है, तो ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना भाई। डेंसिटी मास, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हमने टेबल पे देखा था, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये जो वॉल्यूम है, एक्चुअल में वॉल्यूम डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर, किसी चीज का वॉल्यूम, तो वो खुद भी तो एक डिराइव्ड है। ये जो वॉल्यूम है ये खुद डिपेंड करेगा किसी और चीज के ऊपर। जैसे मैंने बोला कि भाई एक क्यूब ले लो, ये ऐसा, जिसका लेंथ L है, जिसका विड्थ W है और जिसकी हाइट h है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही तो होगा। मतलब जो वॉल्यूम है वो खुद भी लेंथ और लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेंथ, विड्थ, विड्थ भी तो लेंथ ही है, हाइट
जो कि खुद एक लेंथ है, ऊपर की तरफ मेजर किया गया है। तो वॉल्यूम इन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी तो एक डिराइव क्वांटिटी है। और जो डेंसिटी है वो मास और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, तो ये एक डिराइव क्वांटिटी हो गया। ऐसे ही फोर्स, फोर्स भी एक डिराइव क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन, ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है। वर्क एक डिराइव क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज जो दो या फिर दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही हो, उन्हीं क्वांटिटीज को बोला जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज which depend on two or more than two fundamental quantities are derived quantities. derived quantities के कुछ एग्जांपल, वेलोसिटी है ना भाई, वेलोसिटी एक derived क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक derived क्वांटिटी है, वर्क एक derived क्वांटिटी है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो वेलोसिटी होता है, velocity is nothing but displacement, displacement upon time। अब सोच के देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। अगर पार्टिकल यहां था, पार्टिकल यहां चला गया, तो ये जो इनके बीच का अंतर है यही तो डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो अंतर है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं वो एक्चुअल में लेंथ है। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है, लेंथ अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअल में लेंथ और टाइम ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और वेलोसिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, ये तो डायरेक्ट क्वांटिटी हुआ ना। ऐसे ही एक्सीलरेशन, ये जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगा तो वेलोसिटी ही तो मिलेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब सोच के देखो, ये जो वेलोसिटी है ये लेंथ अपॉन टाइम है, लेंथ अपॉन टाइम, अपॉन में ये वाला टाइम वैसे ही रहेगा, ये टाइम। अब सोच के देखो, ये वाला टाइम न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एक्चुअल में हमें मिलेगा लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर ही तो होगा। तो एक्सेलरेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो एक्सेलरेशन तो डिराइव्ड हुआ। ऐसे ही जब हम वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फोर्स खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो फंडामेंटल्स पर डिपेंड कर रहा है, और वर्क इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो वर्क भी तो डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। वर्क डन जिसका ऐसा यूनिट होता है जूल, जो कि कुछ भी नहीं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर होगा। इस पूरे क्वांटिटी को एक साथ जूल नाम दिया गया है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के। है क्या डिराइव्ड क्वांटिटीज? 7 जो हमने लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये 7 को छोड़कर बाकी तुम जो भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुनोगे वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। चलो आगे बढ़े, कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड, जल्दी, ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल है उनको बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, ऑल द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटी। चलो नेक्स्ट वन, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड। ऐसी क्वांटिटीज जो एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही हैं उनको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी ये होना चाहिए, डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ रखा था। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ
more than one fundamental quantities are called derived quantities. तो आंसर होगा हमारा ए. देयर आर डैश फंडामेंटल क्वांटिटीज. कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं टोटल? 7. हमने याद रखा है भाई, ये बात याद रखोगे, रट्टा मार लेना है आपको. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. कितने हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है. टेबल देखा था हमने, यही था वो टेबल. देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं जिन्हें गिना नहीं जाता है. एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. हमने अभी पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में. एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. एक्सेलरेशन ऑब्वियसली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है which depends on dash fundamental quantities. एक्सेलरेशन कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है? हमने अभी देखा था जो एक्सेलरेशन है दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी को हम लेंथ मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का स्क्वायर ही तो लिखा था. लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, और टाइम नीचे आकर के, अरे भाई ऐसे ही तो पढ़ा था हमने, जो एक्सेलरेशन था वो वेलोसिटी अपॉन टाइम था. जो एक्सेलरेशन था वो वेलोसिटी अपॉन टाइम था. वेलोसिटी कुछ भी नहीं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में लेंथ था, और इसके नीचे का लेंथ अभी पढ़ा था हमने. लेंथ के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी गड़बड़ है ये, यहाँ पर माय मिस्टेक, टाइम है वो. वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है ये, है ना. और ये वाला टाइम इसके नीचे आ जाएगा. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीप्लाई करके टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ भी नहीं तो लेंथ है. तो एक्सेलरेशन किन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ एंड टाइम. 2 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा. डिपेंड्स ऑन डैश फंडामेंटल क्वांटिटीज. कितने? 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर. तो आंसर तो 2 होना चाहिए. चार्ज इज ए डैश क्वांटिटी. चार्ज ये कैसा क्वांटिटी है? चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी. क्या हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटी का टेबल देखा था उस फंडामेंटल क्वांटिटी में कहीं पर चार्ज था? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट था. चार्ज कहीं पर नहीं था. चार्ज से कुछ लेना देना करंट का है ना. तो कहीं ना कहीं करंट था, चार्ज नहीं था. तो चार्ज क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी. चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. चार्ज ये डिराइव्ड क्वांटिटी है. जे बात. अब थोड़ा ध्यान दो, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था. इलेक्ट्रिक करंट जिसे जनरली आई से डिनोट किया जाएगा, जिसका एसआई यूनिट एम्पियर है. और जब ये जो चार्ज है, इस चार्ज की बात हो रही है, ये जो चार्ज है ये जब फ्लो करेगा तब करंट होता है ना भाई. इलेक्ट्रिक करंट को I इक्वल्स टू, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ रखा होगा, चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज को Q से डिनोट किया है. ये कुछ भी नहीं तो चार्ज अपॉन टाइम है. अब ये जो करंट है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है. चार्ज जिस रेट से भागेगा वही करंट होगा. चार्ज जल्दी जल्दी भागा, करंट ज्यादा है. चार्ज धीरे धीरे भागा, करंट कम है. और चार्ज ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. चार्ज इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना. तो ये जो चार्ज है ये एक्चुअल में फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं. ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ ए सब्सटेंस, जिसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट मिलता है. तो कुछ लोगों का मानना था कि भाई ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल नहीं होना चाहिए,
चार्ज फंडामेंटल होना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रिक करंट शुड नॉट बी फंडामेंटल सिंस इलेक्ट्रिक करंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज एंड चार्ज इज एसोसिएटेड विद दैट सब्सटेंस, है ना, वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो चार्ज को तुम फंडामेंटल कंसीडर करो, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। पर मेजॉरिटी लोगों का मानना था कि भाई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल कंसीडर करो, इसीलिए चार्ज को फंडामेंटल कंसीडर नहीं किया जाएगा। चार्ज Q इक्वल्स टू I इंटू टी, इस बात को हम ऐसे ही बोलेंगे, चार्ज जो होगा, चार्ज दैट इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। तो जो चार्ज होता है वो करंट इंटू टाइम होता है। अब ये चार्ज है, ये डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज है जो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो चार्ज फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम, तो हम चार्ज को बोल सकते हैं करंट इनटू टाइम। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम यही रुकेंगे। आज से हमने ये सीरीज शुरू की है और मैं कोशिश करूंगा कि ये रेगुलर कंटिन्यूअस ये सीरीज चलता रहे। रिमेंबर, आपको सिर्फ लेक्चर के साथ बने रहना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। मैं मेरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस सीईटी लेवल से जेडबलई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मैं करवाऊं और आपको सिर्फ मेहनत करना है। आपकी मेहनत आपकी की जिंदगी संवारेगी और आपकी जिंदगी संवारने के लिए हम और हम दोनों मिलकर फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।